हेलो बच्चों, आज हम 5वीं कक्षा रिमझिम भाग 5 का 9वां लेसन नंबर 9 एक माँ की बेबसी ये पढ़ने वाले हैं। असल में ये कविता है जिसके कवि कुंवर नारायण हैं। कुंवर नारायण ने अपने बचपन की एक घटना जो उनके साथ उनके बचपन में घटी थी, अब बड़े होने के बाद उन्हें याद आ रही है, उसको उन्होंने कविता के रूप में लिखा है। अब कहते हैं इस पेज पर कि इस कविता को पढ़ते समय आँखों के सामने कई चित्र बनते हैं। सबसे पहले तो बचपन का चित्र, बचपन के खास समय, खेल और साथियों का चित्र। उन साथियों में एक खास साथी रतन का और एक माँ का चित्र। इसे पढ़ो और महसूस करो। यानी कविता कोई भी हो, जब आप उसको पढ़ते हो और पढ़ने के बाद आपकी आँखों के सामने, चाहे कविता हो, कहानी हो, आँखों के सामने एक चित्र उभर आए तो ऐसा सचमुच हम उस दुनिया में चले गए। यानी कवि जो, लेखक जो कहना चाहता है उसको हम सही तरह से फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और तभी कोई भी कविता या कहानी अच्छी तरह से हमें समझ में आती है। तो कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज़ है, ऐसा लिखा यहाँ। उसे मन में उतरने में काफ़ी समय लगता है। कभी कभी तो बरसों बाद हम बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है कि पहली बार पढ़ा है इसे। कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है, किसी मौके पर वो उभर आती है। यानी हमको जो कविता बहुत पसंद हो वो याद रह जाती है कहीं ना कहीं मन के किसी कोने में। यानी जो कविता हमने पहली दूसरी में पढ़ी है वो बड़े होने के बाद भी हमें याद रह जाती है, और उस विषय पर कोई बात निकल आए तो वो हमें अवश्य याद आ जाती है। कविता, कहानी सबके साथ ये होता है, इसलिए हमें इसमें चिंतित होने की ज़रूरत नहीं कि कविता एक बार में पूरी तरह समझ में आ रही है या नहीं। अगर उससे सिर्फ एक चित्र भी ही उभरता है तो कविता कामयाब है। यानी कवि अपनी बात कह रहे हैं कि जो कविता वो आगे लिखने जा रहे हैं, अगर उस कविता को पढ़कर आप थोड़ी देर के लिए भी आप सचमुच उसको महसूस कर सकें तो उनकी कविता सफल हो जाएगी। तो धीरे धीरे कविता को पढ़ना है, और कविता के जो भाव हैं, जो कवि हमें आपको समझाना चाहते हैं, वो अगर आपको समझ में आ जाए तो समझो कविता सार्थक हो गई, समझ में आ गई। ठीक, तो अब ये कविता है, आगे नेक्स्ट पेज पर किताब में देखो अपने। कवि कहते हैं अपने बचपन की एक घटना को याद करते हुए कविता में कि न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था खेलता था हमारे साथ। इस कविता में रतन नाम का एक लड़का है जो बोल नहीं सकता, यानी गूंगा है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं दुनिया में जो बोल नहीं पाते, कोई सुन नहीं पाता, कोई देख नहीं पाता। तो कवि कुंवर नारायण के बचपन में जब वो बहुत छोटे थे, उनके साथ खेलने के लिए एक उनका दोस्त आता था जो बोल नहीं सकता था। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से, ये ऐसा क्यों कहा कवि ने? अदृश्य पड़ोस यानी उनके घर के मोहल्ले के पास जो खेल का मैदान है, वहाँ सभी बच्चे खेलने के लिए इकट्ठा होते हैं, लेकिन जो रतन है वो एग्जैक्ट किस घर में रहता है
वो उनको पता नहीं। अदृश्य मीन्स उन्होंने उसका घर नहीं देखा जो दिखाई न दे, लेकिन रहता वो वहीं कहीं आसपास था, इसलिए तो उसी मैदान में वो रोज खेलने के लिए आ जाता था, ऐसा कवि का मानना है। तो एक ऐसे अदृश्य पड़ोस से जिसको उन्होंने देखा नहीं, वहाँ से वो रोज निकलकर खेलने के लिए आ जाता था। रतन उनके साथ रोज खेलता था। एक टूटे खिलौने की तरह, देखने में हम बच्चों की ही तरह था वह भी एक बच्चा, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था क्योंकि हमसे भिन्न था। तो इस कविता में कवि इतनी दूर में क्या कह रहे हैं कि खेलता था वो हमारे साथ, रतन उनके साथ ही खेलता था, एक टूटे खिलौने की तरह, देखने में हम बच्चों की ही तरह था वह भी एक बच्चा। यानी देखने में कोई देखकर नहीं कह सकता कि उसके अंदर ये कमी है कि वो बोल नहीं सकता है, एक टूटे खिलौने की तरह। अब कवि ने रतन को एक टूटा हुआ खिलौना क्यों कहा होगा? यानी जिसमें कोई कमी आ जाए। समझो आपका एक रिमोट कंट्रोल कार है या कोई बैटरी से चलने वाली जीप है या कोई भी खिलौना है आपका, अगर उसका कोई भी एक पार्ट, इम्पोर्टेंट पार्ट खराब हो जाए तो बच्चे उस खिलौने से खेलना पसंद नहीं करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं। जो खिलौना उनका सबसे अच्छा होगा वो उसके साथ खेलते हैं, जो थोड़ा सा टूट जाए उसको नहीं खेलते हैं। तो यानी एक कमी, कुछ कमी आ जाए, तो इस तरह से रतन के अंदर एक कमी थी कि वो बोल नहीं सकता था, इसलिए कवि ने उसे एक टूटे हुए खिलौने की तरह कहा है। लेकिन वो देखने में बिल्कुल हमारे दोस्तों, बाकी दोस्तों की तरह, दूसरे बच्चों की तरह ही था, लेकिन हम बच्चों के लिए एक अजूबा था। अजूबा मीन्स यूनिक, एकदम डिफरेंट, अलग, या विचित्र भी कह सकते हैं आप, एकदम अलग। तो वो एकदम अलग था, भिन्न था, क्योंकि हमसे भिन्न था। भिन्न मतलब अलग होता है, अजूबा मतलब विचित्र होता है ऐसे तो, लेकिन यहाँ अजूबा मतलब यूनिक, एकदम अलग। तो वो बिल्कुल दूसरे बच्चों से अलग था, इसलिए क्योंकि वो हमसे भिन्न था, अलग था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, न इशारों में कही उसकी बातों को, न उसकी भयभीत आँखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। कवि क्या कहता है कि वो हमसे भिन्न तो था और इसीलिए शायद हम उससे थोड़ा घबराते थे क्योंकि उसकी कही गई बातों को हम समझ नहीं पाते थे। वो इशारों में जो कहना चाहता था, जो हमें बताना चाहता था, उसको हम ठीक तरह से समझ नहीं पाते थे और इसीलिए उससे बात करते हुए हम थोड़ा झिझकते थे, थोड़ा घबराते थे, क्योंकि हम समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, न इशारों में कही उसकी बातों को, न इशारों में कही गई उसकी बातें हमारी समझ में आती थी, न उसके मन की घबराहट को। यानी वो थोड़ा घबराया हुआ रहता था, उसके मन में किस बात के लिए घबराहट है, वो क्या चाहता है, वो भी हम समझ नहीं पाते थे। न उसकी भयभीत आँखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को, यानी उसकी आँखों में एक छटपटाहट होती है। छटपटाहट समझते हैं आप? बेचैनी, जब आपको किसी बात को लेकर बहुत तकलीफ हो, या अगर मैं प्रत्यक्ष बात कहूँ तो जैसे अगर ज़ोर से आपका हाथ दरवाजे में दब जाए, या चलते चलते अचानक पैरों को ज़ोर से ठेस लग जाए, ठोकर लग जाए, तो जो छटपटाहट, जो बेचैनी, जो दर्द आपको महसूस होगा,
वैसा ही एक दर्द लेखक ने, कवि ने रतन की आंखों में महसूस किया। उसकी आंखों के अंदर एक छटपटाहट थी, एक दर्द, एक बेचैनी थी। तो उसकी आंखों में जो डर मीन्स वो भयभीत, न उसकी भयभीत आंखों में थोड़ा सा वो डरा हुआ रहता था। डरा हुआ क्योंकि वो अपनी बातों को सही ढंग से अपने दोस्तों के सामने रख नहीं सकता, लोग उसकी बात को समझ नहीं सकते, इस बात का उसको जो डर रहता है। और इसलिए उसकी आंखों में एक छटपटाहट, एक डर, हमेशा एक बेचैनी सी दिखाई देती है। जितना देर वह रहता, आखिरी का जो कविता की जो आखिरी लाइनें हैं वो बहुत भावुक हैं, आपके हृदय को जरूर छूएंगी। जितनी देर वह रहता, पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। अब तक तो सिर्फ रतन की बात है, लेकिन अब यहाँ कवि कहते हैं कि जितनी भी देर रतन उनके साथ खेलता था, उतनी देर उसकी माँ वहाँ पर बैठी रहती थी और रतन क्या कर रहा है, कैसे खेल रहा है, उसके फ्रेंड्स उसके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, कोई उसको तकलीफ तो नहीं दे रहा है, वगैरह वगैरह, वो उसको देखती रहती थी। निहारना मतलब देखना ही होता है, पर निहारना जो होता है वो एक भाव है, देखने का एक अलग अंदाज है, प्यार से देखना। निहारना मतलब प्यार से देखना। तो वो उसको प्यार से देखती रहती थी। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। यहाँ जो कवि कुंवर नारायण हैं वो अब बड़े हो गए हैं, यानी कहते हैं कि अब मैं उन लोगों की भाषा जो बोल नहीं पाते हैं उसको मैं बड़ी अच्छी तरह से समझने लगा हूँ। पहले बचपन में आपको पता है कि जो बात नहीं कर पाते हैं उनके लिए एक साइन लैंग्वेज होती है, वो उससे बात करते हैं, और जो उस भाषा को समझते हैं, साइन लैंग्वेज को, वो बड़ी अच्छी तरह से समझ जाते हैं कि सामने वाला क्या कह रहा है। तो कवि कहते हैं कि अब मैं जबकि बड़ा हो गया हूँ, मैं उन लोगों की बातें समझने लगा हूँ जो बोल नहीं पाते हैं, तो मुझे रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में जो बेबसी, जो लाचारी, जो मजबूरी नज़र आती थी, वो मुझे उस रतन की आंखों से भी ज़्यादा मुझे रतन की माँ की आंखें याद आती हैं, क्योंकि उन आंखों में बहुत दर्द था, एक बेबसी थी। बेबसी मतलब मजबूरी। आप कुछ करना चाहते हो और कर न सक रहे हो, बिल्कुल लाचार हो, बिल्कुल मजबूर हो। जैसे आपके सामने कोई बहुत ही भूखा आदमी पड़ा है, पर आपका टिफ़िन खाली है, आपके पास कुछ भी नहीं है, वो आपसे खाने को मांग रहा है, पर आप उसको दे नहीं सकते क्योंकि आपके पास खुद ही वो नहीं है। अब रतन की माँ की भी वही मजबूरी होगी, वो चाहती है कि मेरा बच्चा दूसरे बच्चों की तरह बोले, वो भी बात करे, मुझे माँ कह के पुकारे, किसी चीज़ के लिए जिद करे, लेकिन रतन बोल ही नहीं सकता, और उसकी माँ चाह कर भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। चाह कर भी कुछ न कर पाने की जो बेबसी है, जो लाचारी है, जो मजबूरी है, वो रतन की माँ की आंखों में रतन से भी ज़्यादा दिखाई देती है। और ये चीज़ कवि को बचपन में नहीं महसूस हुई, क्योंकि तब वो छोटे थे, फीलिंग्स को, किसी की भावों को उतनी अच्छी तरह से नहीं समझ पाते थे। इसलिए कहते हैं कि अब मैं जब बड़ा हो गया हूँ तो मुझे रतन से ज़्यादा उसकी माँ की आँखों की बेबसी जो झलकती थी वो याद आती है। तो आपने कविता को देखा, समझा।
अभी तो एक बार कविता आप क्या करो, फिर से रीड करो, दोनों ही पेज एक बार रीड करो और समझने की कोशिश करो। अगर ना समझ में आए तो एक बार फिर से वीडियो देखो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो आगे एक्सरसाइज दिए गए हैं वो डिस्कस करूँगी और फिर उसके बाद आपको वर्कशीट भेजूँगी। ठीक है, ओके बाय।